वेलकम बैक क्लास। चलिए हम फिर से आ गए आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए और आज हम लोग सीखने वाले हैं मेन वर्ब के बारे में। आपको पता है कि हमने अभी तक जितने भी क्लासेस आपको दिए हैं उसमें हमने आपको बताया था कि सेंटेंस के फॉर्मेशंस में ऑक्सिलरीज वर्ब, मेन वर्ब, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑक्सिलरीज वर्ब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं मेन वर्ब के बारे में। तो लेट्स सी, चलिए सीखते हैं मेन वर्ब के बारे में। तो देखिए, जो मेन वर्ब होता है, जो मेन वर्ब होता है, आपको अगर एक ओवरव्यूज के तौर पे मैं बताऊं तो देखिए, इस मेन वर्ब को हम लोग समझते हैं, इसका एक जीरो फॉर्म होता है। हम क्या बोल रहे हैं इसको, एक जीरो फॉर्म, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग इसका लेते हैं तो बोलते हैं वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म और ये आपका हो गया वर्ब का चौथा फॉर्म। खासकर कुछ हिंदी राइटर्स ने इस पे वर्ब का पांचवा और छठा फॉर्म भी लिख दिया है। आप प्लीज उस पर मत जाइए, हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं कि आखिर उन्होंने क्यों ऐसा लिखा था। बट ओवरऑल आपको जो दिमाग में रखना है वो यही रखना है। देखिए, मैं ग्रामेटिकल टर्म्स ना के बराबर यूज करूंगा, प्रैक्टिकल इंग्लिश की हम बात करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपके दिमाग में आएगी और आप बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि हमने जीरो फॉर्म क्यों लिखा। मतलब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक वर्ब का जीरो फॉर्म होता है, ठीक है ना, और फिर वर्ब के चार फॉर्म होते हैं। तो पहले इस अंतर को समझना पड़ेगा आपको। देखिए, अंतर क्या होता है कि जब हम मेन वर्ब को वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा फॉर्म में लिखते हैं, तो जब मेन वर्ब वर्ब के तौर पे यूज होगा, ठीक है ना, वर्ब के तौर पे यूज होगा, तब इसका चार गो फॉर्म बनेगा। लेकिन जीरो जो फॉर्म होता है, जब ये मेन वर्ब वर्ब के तौर पे यूज नहीं होगा, ठीक है ना, जब वर्ब के तौर पे यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब ये वर्ब के तौर पे नहीं यूज होगा तो क्या होगा, तो ये जो वर्ब का जीरो फॉर्म देख रहे हैं ना आप, ये वाला जो फॉर्म देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं कि ये नाउन की तरह काम करेगा। किसी तरह काम करेगा, नाउन की तरह। अब क्या है कि इस दोनों का चक्कर समझिए आप। अब ये नाउन की तरह काम करेगा तो चूंकि वर्ब से नाउन बना है, तो ग्रामेटिकल टर्म्स में इसको एक वर्ड बोला गया, वर्बल नाउन। क्या बोला गया इसको, वर्बल नाउन, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है आपको कि वर्ब का जो जीरो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं। और ग्रामेटिकल टर्म्स में इस वर्बल नाउन को डिफाइन किया गया इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, तो ये जो वर्बल नाउन है ग्रामेटिकल टर्म्स पे इसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, ये जब भी काम करेगा तो किसी तरह काम करेगा, नाउन की तरह। अब नाउन की तरह काम करेगा तो ये यूज कहां पे होगा, तो दो ही जगह यूज होगा ये, या तो ये सब्जेक्ट के तौर पे आएगा और नहीं तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा। दो ही चीजें होगी, है ना, या तो ये सब्जेक्ट के तौर पे आएगा नहीं तो ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा। और ये सारे के सारे जितने भी है वो वर्ब के तौर पे आएंगे। तो इस अंतर को आप समझिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम वर्ब का पहला फॉर्म लेते हैं स्पीक, है ना, वर्ब का पहला फॉर्म हम लिए स्पीक, ठीक है। अब देखिए, जब ये एज ए जीरो फॉर्म में काम करेगा तो हमको इसको लिखना पड़ेगा टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो आपको लिखना पड़ेगा, तो यहां पे हो जाएगा टू स्पीक। क्या हो जाएगा ये, टू स्पीक। और यही जब वर्ब के तौर पे जाएगा, यही जब वर्ब के तौर पे यूज होगा, तो पहला फॉर्म इसका हो गया, वर्ब का पहला फॉर्म स्पीक, वर्ब का दूसरा फॉर्म हो गया आपका स्पोक, वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया स्पोकन और वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया स्पीकिंग, ठीक है।
तो ये वर्ब का 4 फॉर्म हो गया, स्पीक पहला फॉर्म हो गया, स्पोक दूसरा फॉर्म हो गया, स्पोकन तीसरा फॉर्म हो गया और स्पीकिंग चौथा फॉर्म हो गया। अब अगर हिंदी के हिसाब से बोले तो ये जो 2+V1 लग के बना था, ये जो इन्फिनेटिव फॉर्म, ध्यान रखिएगा कि जीरो फॉर्म जो बनाते हैं उसको 2+V1 में हमेशा लिखा रहता है। तो ये टू स्पीक का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो गया, इसका पूरा का पूरा मतलब हो गया बोलना, ठीक है ना, क्या हुआ, बोलना। ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि हिंदी का जितना भी मेन वर्ब है, हिंदी का मेन वर्ब HMV, ये हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं HMV, इसका मतलब हुआ हिंदी का मेन वर्ब, मतलब हिंदी का मेन वर्ब है ना, HMV। तो हिंदी का मेन वर्ब जितना भी है ना, ध्यान रखिएगा वो सब ना पे खत्म होगा, सारा का सारा। आपको जितना सेंटेंस बोलना है आप सोच लीजिए, पूरा का पूरा आपको सब ना पे ही खत्म होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पढ़ना ना आया, खाना, जाना, सोना, रोना, टहलना एंड सो ऑन। ऐसे में मेन वर्ब कहते किसको है, मेन वर्ब तो पता है ना आपको कि हम और आप जो भी काम करते हैं वो सब हमारा मेन वर्ब कहलाता है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि हिंदी के जितना भी मेन वर्ब होगा वो सब ना पे खत्म होगा, पढ़ना, खाना, सोना, रोना, टहलना, ठीक है ना। तो अब यही जब चेंज होता है तो ये अलग अलग फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। अब इस सबको अगर अंग्रेजी में लिखना होगा तो इस सबको हमको लिखना पड़ेगा 2+ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। मतलब पढ़ना का हो गया टू स्टडी या टू रीड, खाना का हो गया टू ईट, जाना का हो गया टू गो, सोना का हो गया टू स्लीप, रोना का हो गया टू वीप एंड टहलना का हो गया टू वॉक, ठीक है ना। समझ गए चीजों को। तो अब ये दो नेचर तो आपको क्लियर हो गया कि जब वर्ब यूज में नहीं होगा तो वो जीरो फॉर्म में होगा और वो हमेशा लिखा रहेगा 2+V1 के फॉर्म में। हम इसको ग्रामेटिकल टर्म्स में बोलते हैं वर्बल नाउन और ग्रामेटिकल टर्म्स में बोलते हैं इन्फिनेटिव। अब ये जो 2+V1 है ये जब भी काम करेगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। तो ये जो टू स्पीक है इसको हम जब भी यूज करेंगे तो या तो सब्जेक्ट के यूज करेंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूं, ये चीज तो क्लियर हो गई आपको। अब देखिए समझते हैं इसको। तो देखिए ये टू स्पीक जो मैं यहां पे लिख रहा हूं आपको, टू स्पीक, चूंकि ये नाउन है, अब नाउन है तो नाउन का यूज हम लोग क्या करते हैं, या तो सब्जेक्ट के तौर पे करेंगे और नहीं तो ऑब्जेक्ट के तौर पे करेंगे, यही चीज है ना। तो सेंटेंस देखते हैं हम लोग, जैसे आई वांट, अब देखिए यहां पे टू स्पीक, तो यहां पर ये जो फॉर्म बना ये हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट फॉर्म, है ना। जैसा और एग्जांपल लीजिएगा, जैसे लिखते हैं ना कि आई वांट अ कार, तो यहां पे ये जो आई कार आया ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म है। सिमिलरली टू स्पीक वहां पे ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो आई वांट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई वांट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखिए है ना बोलना, है ना। तो टू स्पीक का मतलब हो गया बोलना, ठीक है ना। तो इसी ढंग से आपको ध्यान रखना है कि वर्ब का जीरो फॉर्म हमेशा या तो सब्जेक्ट के तौर पे आएगा या ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग, जब ये मेन वर्ब के तौर पे काम करता है तो पूरी अंग्रेजी की जो मेन कहानी है वो यहीं पे शुरू होती है। तो जरा देखिए इसको, अब ये जब मेन वर्ब के तौर पे स्टार्ट हो रहा है, देखिए वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म और वर्ब का चौथा फॉर्म।
तो यहाँ भी कुछ कुछ गुणागणित है, आपको समझना है, ठीक है ना। अब ये जितना भी मेन वर्ब है, ये नियम है कि ये जब भी आता है मोस्टली तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही वर्ब का पहला फॉर्म आएगा या जो भी फॉर्म है। तो आपको ये पढ़ने की जरूरत है कि किस ऑक्सिलरी के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, किसके बाद दूसरा आएगा, किसके बाद तीसरा आएगा, किसके बाद चौथा आएगा। लेकिन बिफोर मूविंग टू दैट, यहाँ पे जाने से पहले दो और कंडीशन समझिए आप। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, एक वर्ब का तीसरा फॉर्म और एक जो ये वर्ब का चौथा फॉर्म, ये दोनों भी मजेदार है आपका। अब ये मजेदार कहने का मतलब क्या है, देखिए समझिए, इस बात को समझते हैं। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हो वर्ब का तीसरा और चौथा फॉर्म, ठीक है ना, ये भी 2 in 1 होता है। मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म जो है, ध्यान रखिएगा कि ये वर्ब तो है ही, ये एज ए मेन वर्ब तो काम करेगा ही, लेकिन इसको भी जब मौका मिलेगा ना, तो ये इसको एडजेक्टिव के तौर पे भी ये काम करता है, ठीक है ना। समझे नेचर, तीसरा फॉर्म जो है वो मेन वर्ब तो है ही, लेकिन ये कैसे काम करेगा, एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करेगा। और जो ये V4 है, ये भी 2 in 1 है, ये मेन वर्ब के तौर पे तो काम करेगा ही, और ये एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करता है। अब इसका भी नेचर समझना पड़ेगा। लेकिन जो प्योर ऑक्सिलरी वर्ब है वो सिर्फ आपका 2 ही है, सॉरी प्योर जो मेन वर्ब। तो V1 और V2 तीसरा फॉर्म है, वो एज ए मेन वर्ब भी काम करता है और एज ए एडजेक्टिव भी काम करता है। वर्ब का चौथा फॉर्म एज ए मेन वर्ब भी काम करता है और एज ए एडजेक्टिव भी काम करता है। तो अब इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए आप, तो यहाँ पे क्या है, फटाफट अब देखते हैं हम लोग। अब देखिए, जो वर्ब का पहला फॉर्म है, तो इसको जब हम यूज करते हैं तो कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, इसको यूज करने का 2 तरीका होता है। हम जो वर्ब का पहला फॉर्म है, हम इसको यूज 2 ढंग से करते हैं। एक विथ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज करेंगे, और एक विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब के बिना यूज करेंगे, ठीक है ना। आपको ये पॉइंट एकदम याद कर लेना है कि जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है वो विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज होगा और विथ ऑक्सिलरी वर्ब भी होगा। तो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन का 2 तरीका होगा, है ना। और जो वर्ब का दूसरा फॉर्म है उसको ध्यान रखिएगा, जो आपका वर्ब का दूसरा फॉर्म है, वर्ब का दूसरा जो फॉर्म आप देख रहे हो, ये जब भी यूज होगा तो हमेशा विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि वर्ब का दूसरा फॉर्म विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, मतलब कभी भी किसी एलिमेंट पर वर्ब का दूसरा फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन तीसरा और चौथा को पहले समझते हैं, फिर हम लोग इस वाले ओवरव्यू पे चलेंगे कि कहाँ पे कैसे यूज करेंगे इसको, ठीक है ना। ऐसे एग्जांपल के तौर पे एक समझा देते हैं आपको। मैं बोल रहा हूँ विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब, ध्यान रखिएगा कि एक सेंटेंस जो हम लोग यूज करते हैं, जो काम हम डेली करते हैं, तो डेली वाला काम क्या होता है कि या तो आप नेचर के हिसाब से करते हो, और नहीं तो आप हैबिट के हिसाब से करते हैं। 2 ही बात होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं, ठीक है ना, मैं बोलता हूं, ये मेरा डेली का काम है ना। तो ये नेचर के हिसाब से, वो प्रकृति ने मुझे आवाज दी है तो मैं उसके हिसाब से बोलता हूं। लेकिन दूसरा हैबिट क्या हो गया कि अगर मैं यही बोल रहा था कि मैं जोर से बोलता हूं, मैं जोर से बोलता हूं, फिर देखिए यहाँ पे, अब जोर से बोलेंगे तो भगवान सिखा नहीं थे, बोले थोड़े थे। उन्होंने क्या बोला था कि बोलने की क्षमता दी है, बट ये जोर से बोलना, कम बोलना, ज्यादा बोलना, ये सब क्या है, हमारा हैबिट है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बना देते हैं, तो जो काम आप डेली करते हैं उसको बनाने का नियम होता था, बड़ा सिंपल सा चीज है कि इसको आप विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब, तो सीधे सीधे क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस V1 से बनाते थे इसको। इसीलिए मैं बोलता हूं तो ये आपका हो जाएगा आई स्पीक,
एंड अब जोर से बोलता हूं तो आई स्पीक लाउडली, ठीक है ना, आई स्पीक लाउडली। समझे बात को? तो ऐसे में जो काम आप डेली करते हो उसको बनाने का नियम सिंपल है कि सब्जेक्ट प्लस V1 से बना देना है आपको, है ना। मैं खाता हूं तो आई ईट, मैं जाता हूं आई गो, मैं सोता हूं आई स्लीप। जो काम आप डेली करते हो उसको आपको बनाने का तरीका क्या है कि सब्जेक्ट प्लस V1 से आप उसको बना देना है। और हम लोग इस एनालिसिस को और बाद में ही पढ़ेंगे। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब हमारा सेंटेंस किस लिए बनेगा कि जो काम हम डेली करते हैं, मतलब डेली वर्क जो काम करते हैं उसके लिए होता है ना। अब चलिए आगे चलते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। अब थोड़ा सा पहले भाग का तीसरा और चौथा फॉर्म को एनालिसिस कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि वर्ब का तीसरा फॉर्म जो होता है वो एज ए मेन वर्ब भी काम करेगा और एज ए ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कैसे काम करेगा। तो कैसे काम करेगा? तो देखिए एज ए मेन वर्ब आपको भी हम जस्ट बताएंगे कि वर्ब का तीसरा फॉर्म जब भी आता है तो हैव फैमिली के बाद आता है। ये जब भी आता है तो हैव फैमिली के बाद आता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं आई हैव, कुछ मतलब जैसे वॉक्ड, है ना, मैं टहल चुका हूं, है ना, आई हैव वॉक्ड। एक एग्जांपल लेते हैं वॉक्ड, एक स्पोकन में लिया था ना, इसी में एक एग्जांपल लेते हैं वॉक्ड। एंड वॉकिंग, ठीक है। तो आई हैव वॉक्ड, तो यहां पर ये एज ए वर्ब का तीसरा फॉर्म आया है। अब देखिए तो यहां पर ये एज ए वर्ब का तीसरा फॉर्म आया, एज ए मेन वर्ब बन के आया। लेकिन जब एज ए एडजेक्टिव किसे काम करेगा ये? तो जैसे देखिए अब आई टीच, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश। तो ये मेरा डेली का काम हो गया, आई टीच इंग्लिश, मतलब ये मेरा डेली का काम हो गया, आई टीच इंग्लिश। अब लेकिन इंग्लिश में ही हम कौन सा अंग्रेजी पढ़ाते हैं? तो हम स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो अंग्रेजी के लिए हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि आई टीच। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा कौन सी इंग्लिश? तो बोली जाने वाली इंग्लिश। तो हम इसको लिखते हैं स्पोकन इंग्लिश। अब देख लीजिए आप, अगर हम इस अंग्रेजी को बंद कर देते तो सेंटेंस सही होता, आई टीच स्पोकन। ऐसा तो होगा नहीं, क्या नहीं होगा ना, क्योंकि यहां पर आई टीच स्पोकन हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये एडजेक्टिव के तौर पे है, तो एडजेक्टिव के तौर पे ये अकेले रहेगा नहीं, ठीक है ना। अब आई टीच स्पोकन बोलते हैं तो सेंस तो क्रिएट हो रहा है, चल भी जाएगा, बट सही सेंटेंस थोड़ी है वो। तो क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर हमने जो यूज किया इस एडजेक्टिव को, ये जो एडजेक्टिव को यूज किया है हमने, वो किसके साथ यूज किया है? अंग्रेजी एक नाउन है, तो इसके साथ हमने यूज किया है, तो हमारा सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? एज ए एडजेक्टिव बन के आया। लेकिन इसी सेंटेंस को एक सेंटेंस और देखते हैं हम लोग, जैसे देखिए आई हैव स्पोकन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये क्या हो गया? वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया, है ना। क्योंकि हैव के बाद आया है, तो हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग अलग हो गया। आई हैव स्पोकन, मैंने बोल लिया है, मैंने बोल लिया है, ठीक है ना। और आई टीच स्पोकन इंग्लिश, मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूं। यहाँ पे मैं पढ़ाता हूं क्या? तो स्पोकन इंग्लिश। तो बात समझ गए? तो ये जो वर्ब का तीसरा फॉर्म है आपका, ये आपका एज ए एडजेक्टिव भी बन के आएगा और एज ए मेन वर्ब भी बन के आएगा। क्लियर है ना आपको? ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है। अब है कि वर्ब का चौथा फॉर्म रहेगा, तो उसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे? तो देखिए आप, वर्ब का चौथा फॉर्म भी उसी नेचर का होता है। मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा आपको, है ना।
तो आप देखिए, तो यहां देखिए अब ये सेंटेंस वॉकिंग, तो आपको पता है कि बी फैमिली के बाद हम वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करते हैं, मतलब बी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूं, मैं टहल रहा हूं, आई एम वॉकिंग। तो यहां पे ये एज ए मेन वर्ब आया, वॉकिंग यहां पे क्या है, एज ए मेन वर्ब आया, एम बी फोर बन गया है, या बी फोर मेन वर्ब का चौथा फॉर्म बन गया है, बी फोर बन गया है ना। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आया है। ये क्या है आपका, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब जब भी आता है तो बी फैमिली का चूंकि ये मेंबर है, तो बी फैमिली के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आया। अब एक दूसरा एग्जांपल, ये एज एडजेक्टिव कैसे काम करेगा, जैसे देखिए आई हैव अ वॉकिंग स्टिक। आई हैव अ वॉकिंग स्टिक, ठीक है ना। तो स्टिक डंडा, डंडा समझ में आता है ना, स्टिक। तो आई हैव अ वॉकिंग स्टिक, तो मेरे पास एक टहलने वाली वो होता था ना वॉकिंग स्टिक, दादाजी को देखते थे ना, दादाजी वाला जो ऐसा वाला एक डंडा होता था, ऐसा वाला डंडा है जिसको लेके घूमते थे पकड़ पकड़ के, तो उसको बोलते हैं हम लोग वॉकिंग स्टिक। तो यहाँ पे क्या है, वही चीज आपको, मतलब यहाँ पर देखिए ये भाग के चौथे फॉर्म में एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आई सॉ, मैंने देखा, बर्निंग ट्रेन, बर्निंग ट्रेन। तो यहां पर फिर देखिए ये आईएनजी फॉर्म आया, तो ये सब क्या है, यहां पर ये दोनों जो है वो एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा इस फॉर्म को, ठीक है। तो ये वॉकिंग यहाँ पर जो एडजेक्टिव है, जबकि यहाँ पर जो वॉकिंग है वो वर्ब का चौथा फॉर्म है, ठीक है ना। तो आई हैव अ वॉकिंग स्टिक, मेरे पास एक टहलने वाली छड़ी है, और आई सॉ बर्निंग ट्रेन, मैंने एक जलता हुआ ट्रेन देखा। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको कि वर्ब का तीसरा और चौथा फॉर्म जो होता है वो एज ए एडजेक्टिव भी काम करेगा और एज ए मेन वर्ब भी काम करेगा। सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।